नमस्कार फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग आपके लिए एक नया सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक दिन के इंपॉर्टेंस को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल स्तर का हो अथवा नेशनल स्तर का, चाहे वो खबर हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रही हो, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रही हो, पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रही हो अथवा इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रही हो। इस सीरीज को लाने का हमारा एक मकसद ये है कि उस दिन घटी घटनाओं से संबंधित जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स होंगे जो अक्सर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, उनको हम लोग जाने। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हम लोगों को ये भी रियलाइज करना चाहिए कि सभ्यता के जिस पायदान पर आज हम लोग खड़े हैं ना, उसका अपना एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा होगा। जब तक हम उस ऐतिहासिक संदर्भ को नहीं जानेंगे ना, तब तक अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण संभवतः हम ना कर सके। ठीक है, तो आज के अगर पहले इंपॉर्टेंट न्यूज की बात की जाए, इस तिथि के महत्व की बात की जाए, तो हम सारे लोगों को पता है कि अंबेडकर साहिब का आज 135वां जन्म दिवस है। हिस्ट्री में तमाम तरीके के हम लोग फैक्ट्स पढ़ते आए हैं कि महू में इनका जन्म हुआ था, और महू कहां पर है तो मध्य प्रदेश में है। ज्योग्राफी के हिसाब से जानिए कि महू से ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट नदी ओरिजिनेट करती है, व्हिच इज नन अदर देन चंबल। और इसके अतिरिक्त इनको जाना जाता है आधुनिक मनु के तौर पर, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ड्राफ्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है अंबेडकर साहब के द्वारा ही। पूना पैक्ट को हम लोग याद कर सकते हैं, जिसमें अंग्रेजों के तरफ से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत 71 सीट्स ऑफर की गई थी, और गांधी और अंबेडकर जी इस चीज को लेकर के एग्री करते हैं कि 147 सीट्स दी जाएंगी दलित समाज को, ऑन वन कंडीशन कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं होगा, बल्कि वो ज्वाइंट तरीके से इलेक्टोरल सिस्टम को अंजाम दिया जाएगा। तो ये तो फैक्चुअल चीजें रह गई। इन फैक्चुअल चीजों के इतर आप अंबेडकर साहब के इंपॉर्टेंस को केवल एक दलित विचारक के तौर पर नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल इंडिया के बेटरमेंट के लिए जितना काम अंबेडकर साहब ने किया हुआ है ना, संभवतः उतना काम बहुत कम लोगों ने किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इनको अपने जीवन में जितनी वंचना, जितना छुआछूत का दंश झेलना पड़ा, उतना दंश अगर किसी और ने झेला होता तो संभवतः उस व्यक्ति के पास दो ही रास्ते होते, या तो वो हिंसक प्रवृत्ति का बन जाता, अथवा वो इस चीज को अपनी नियति मान लेता कि हाँ ठीक है, लाइफ ऐसे ही चलती है, मेरे साथ गलत हो रहा है तो बहुत सारे और लोगों के साथ भी गलत हो रहा है। बट इस तमाम एडवर्स सिचुएशन से निकलने का मार्ग वो शिक्षा को बनाते हैं, और शिक्षा भी ऐसी जो नैतिक और समता युक्त भावना से आपको सम्मिलित हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अंबेडकर साहब का एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था कि जो भी व्यक्ति अपनी शिक्षा को समाज के बेटरमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल में लाता है, काइंड ऑफ वो एक हिंसक पशु से भी वर्स कंडीशन में है, एक हिंसक पशु उससे बेहतर है। इसका रिसेंट एग्जांपल देखिए, ओसामा बिन लादेन भी कहने को बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसने क्या किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हम सारे लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त अंबेडकर साहब का एक और क्रेडेंशियल जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कि बहुत सारे हमारे अभी जो राष्ट्रीय महत्व के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी एस्टैब्लिश करने का आइडिया पहली बार संभवतः अंबेडकर साहब ने फ्लोट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पूरे देश के लिए आरबीआई जैसा एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, पहली बार अगर किसी ने कहा है तो ये अंबेडकर साहब है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारी नदियां हैं, चूंकि वो बहुत विभिन्न राज्यों से होकर के पास करती हैं, तो उनके जल के युक्ति संगत बंटवारे के लिए राज्यों के मध्य कल को विवाद हो सकता है। जल को कैसे हम लोग इफिशिएंट और इकोनॉमिक तरीके से यूज करें, इस सारी चीज को लेकर के केंद्रीय जल आयोग के निर्माण का भी प्रस्ताव इन्होंने ही रखा था। इसके अतिरिक्त समाज की यूनिटी बनी रहे, समाज में सारे लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और भ्रातृत्व की भावना से काम कर सके, इस चीज को लेकर के भी अंबेडकर साहब बहुत कंसर्न थे। वेस्टर्न्स या वामपंथियों के द्वारा फैलाए जा रहे इस भ्रामक इतिहास को वो बहुत ही एब्जेक्टली रिजेक्ट करते हैं कि इस देश में एक नस्ल द्रविडियंस की है, एक आर्यंस की है और एक दलित समाज की है। वो अपनी मेंशनिंग में बहुत क्लियरली बताते हैं अपनी किताबों में कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर डीएनए के स्तर पर देखें या इथनिकल स्तर पर देखें तो सारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग एक ही हैं। तो अगर लोग सारे एक हैं तो हम लोगों के मध्य कोई बहुत भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त
एक दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, आज के दिन ही मणिपुर का न्यू ईयर मनाया जाता है और इसको चिरोबा कहा जाता है। मणिपुर का एक मैतेई कम्युनिटी जो हाल के दिनों में हिंसा, चूंकि मणिपुर में बहुत सारी हिंसक घटनाएं घटी, तो उनको लेकर के आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि मैतेई कम्युनिटी बहुत चर्चा में थी। तो उसी मैतेई कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ये न्यू ईयर, और आज के दिन वो लोग तरह तरह के नए पकवान बनाते हैं और सगे संबंधियों के साथ मिलकर के अपने इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अतिरिक्त आज का तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल फायर सर्विस डे। और कहानी है 14 अप्रैल 1944 की, जब मुंबई के बंदरगाह पर लंगर डाले हुए पानी के एक जहाज फोर्ट स्टीकन में आग लग जाती है। और उस समय फोर्ट स्टीकन में रुई और तमाम प्रकार के विस्फोटक भरे हुए थे। और इस फैक्ट से हम में से शायद ही कोई अनभिज्ञ होगा कि एक बार रुई में या विस्फोटक सामग्री में आग लग जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। माना जा रहा था कि अगर इस आग का दमन जल्दी नहीं किया गया तो शीघ्र ही हमारा पूरा का पूरा मुंबई बंदरगाह जलकर खाक हो जाएगा। इस एडवर्स कंडीशन में आगे आते हैं हमारे अग्निकर्मी। सैकड़ों की संख्या में वो मुंबई बंदरगाह की तरफ दौड़ पड़ते हैं और आग बुझाने के क्रम में 66 नंबर ऑफ अग्निकर्मियों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आज के दिन का जो आखिरी इंपॉर्टेंस है, जो अपने आप में सबसे दुर्भाग्यशाली भी है, वो ये कि आज के दिन ही 14 अप्रैल 1659 को देवराई के युद्ध में औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने अपने भाई दारा सिकोह को हरा दिया और आगे जाकर के उनका जुलूस निकाल करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। भारतीय हिस्ट्री के लिए ये एक लैंडमार्क इवेंट है। क्यों? क्योंकि दारा सिकोह इस देश में सबसे सहिष्णु लोगों में से एक गिने जाते थे। उन्होंने सिर्रे अकबर या मजमा-उल बहरीन जैसी किताबों के द्वारा यह सिद्ध किया कि भारतीय जो लोग हैं उनका सहिष्णुता का डीएनए एक है और किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहता है। सारे लोग मिलजुल करके इस देश में रहना चाहते हैं। लेकिन ये बातें संभवतः क्रूर शासक औरंगजेब को रास नहीं आती थी और यही रीजन है कि आज के दिन भी अगर किसी व्यक्ति की क्रूरता की मिसाल देनी होती है तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग औरंगजेब से कंपेयर करते हैं। याद करिए कि कर्जन जब बंगाल का विभाजन करता है 1905 में, तो उसको गोपाल कृष्ण गोखले साहब आधुनिक समय के औरंगजेब की ही संज्ञा देते हैं। इसीलिए आज के समय में भी आप देखेंगे कि उसकी कब्र विवादों के घेरे में है। तमाम तरीके के राजनीतिक बयानबाजी उसके ऊपर चल रही है। बट काश ये दिन इंडियन हिस्ट्री में नहीं आया होता, और आया होता तो इस तरीके से आया होता कि दारा सिकोह साहेब औरंगजेब को हरा देते, तब सहिष्णुता के हिसाब से इस देश का इतिहास शायद कुछ और होता। आप ऐसे भी इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये देश रहा हुआ है ऐसे लोगों का जहां भाई भाई ने एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण दिखाया है। आला उदल का एग्जाम्पल देख लीजिए, बीर बाबू कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये संभवतः भारत के इतिहास में पहला, एकमात्र और इतना जघन्य इवेंट था जहां एक भाई ने दूसरे भाई को हराया और हराने के बाद उसका तमाशा बना करके उसकी हत्या की, मानो चीख चीख करके कह रहा हो कि तुमसे मैं न सिर्फ जीता हूं बल्कि मेरी क्रूरता, मेरी पशुता भी तुम्हारे मानवीय भावनाओं के ऊपर जीत चुकी है।